हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मृदा। ये चैप्टर आपकी क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है, जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, उस किताब का चैप्टर नंबर 6 है ये। मृदा इसका नाम है। आज के इस वीडियो में इसको हम समझेंगे। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर हम जानेंगे। तो चैप्टर का नाम मृदा है, तो मिट्टी के बारे में इसके वीडियो में हम जानने को मिलेगा हमें कि मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है, भारत में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगी, इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि मृदा किसे कहते हैं। मृदा का मतलब हो गया मिट्टी, लेकिन मृदा को डिफाइन कैसे करें। देखिए, मृदा जो होती है वो भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। मृदा जो होती है वो क्या होती है, भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत। अब आपने आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, या पहले कभी पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी जो होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी की भी सबसे जो ऊपरी परत है और जो महत्वपूर्ण परत है वो है मृदा। यानी मृदा जो है वो भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत का नाम है। ठीक है। दूसरी बात, ये एक मूल्यवान संसाधन है। संसाधन कैसे है? क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि इसकी मदद से जो है, अगर आपने देखा हो, मिट्टी पे ही जो है खेती की जाती है, मिट्टी पे ही जो है फसल उगाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मृदा शेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है। यानी जो भाई मृदा जो होती है ना, इसमें जो एक तरीके से शेल भी मिल जाएंगे आपको, मलबा भी मिल जाएगा और जैव सामग्री भी मिल जाएगी। अब जैव सामग्री क्या है? जैव सामग्री का मतलब होता है एक तरीके से जो मरे हुए जानवर होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं, उनके अंश, उनके अंशों को हम क्या कहते हैं, जैव सामग्री। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा हो, कई बार आप जंगल में जा रहे हो या फिर आप कभी मोहल्ले वगैरह में देखोगे, कई बार जब कोई पक्षी मर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ज़मीन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ज़मीन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक तरीके से ज़मीन जो है मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। यानी उसके जो कण होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वही जो है जैव सामग्री का कार्य करते हैं। तो जैव सामग्री का मतलब है जानवरों के अंश। ठीक है। इसके अलावा मृदा के घटक। अब मृदा के कौन कौन से घटक हैं? घटक का मतलब है पार्ट्स। यानी मृदा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, मृदा के अंदर खनिज कण यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमस, ह्यूमस यानी जैव सामग्री वही। ठीक है। तथा जल और वायु, पानी भी पाया जाता है, पानी की भी जो है क्वांटिटी पाई जाती है, इसी तरह वायु भी पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो इसके मृदा के घटक हैं, खनिज, ह्यूमस, जल और वायु, ये अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, किसी मिट्टी में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, ह्यूमस कम पाए जाते हैं। किसी मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है, जल और वायु कम पाया जाता है। तो ये जो है मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करते हैं इनके घटक। ठीक है। अब मृदा की संरचना देखते हैं। मृदा की क्या स्ट्रक्चर होती है उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल के लिए एक भूमि पर गड्ढा खोदेंगे, भूमि पर जैसे ही आप गड्ढा खोदेंगे तो मृदा को अगर आप ध्यान से देखें तो मृदा की जो है 3 परतें होती हैं। मृदा की कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। ठीक है। पहली ऊपरी परत जो होती है उसको बोला जाता है का संस्तर। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है का संस्तर। संस्तर का मतलब परत। ठीक है। अब जो का संस्तर होता है वो सबसे ऊपरी खंड होता है। ठीक है। जहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है। खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जल, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है का संस्तर में। उसके जस्ट नीचे होता है खा संस्तर, या हम कह सकते हैं दूसरी परत। ठीक है। तो जो का खा संस्तर होता है वो का संस्तर और गा संस्तर के बीच वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पे जो है नीचे से और ऊपर से दोनों से एक तरीके से पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे थोड़े बहुत जैव पदार्थ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यानी एक तरीके से बीच वाला हिस्सा है ये मृदा का। फिर तीसरा है गा संस्तर। अब ये जो गा संस्तर है ये सबसे निचली निचली परत है या तीसरी परत है मृदा की। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये मृदा निर्माण की
प्रथम अवस्था होती है, यानी यहीं से जो है मृदा की बनने की शुरुआत होती है। यानी पहले याली परत बनती है, उसके बाद खाद्य संस्तर और उसके बाद काह संस्तर बनता है। ठीक है। अब ये परतों की जो है अब ये परतों की जो व्यवस्था बनी हुई है कि पहले काह संस्तर है, फिर खाद्य संस्तर है, फिर गाह संस्तर है। ये एक व्यवस्था बनी हुई है और इस व्यवस्था को बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि जो मृदा की जो व्यवस्था होती है, जो 3 संस्थाओं में मृदा बटी हुई है, उसी व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब देखिए, जो 3 परतें हैं, ये जो 3 संस्तर हैं, इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, एक स्टोन होता है, उसको बोला जाता है जनक चट्टान। उसको क्या बोला जाता है? जनक चट्टान। ठीक है। अब आता है मृदा का वर्गीकरण। अब आपने मृदा के बारे में समझ लिया, मृदा किसे कहते हैं। ठीक है। अगर मृदा के बारे में पूछे तो आप जो भी बातें अभी बताइए वो सारी बातें बता सकते हो कि मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसके अलावा इसके अंदर खनिज कण, ह्यूमस, जलवायु, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर को बता सकते हो, तो आपके नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, मृदा का वर्गीकरण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मृदा है वो कितने प्रकार की होती है, किस आधार पर इनको बांटा जाता है, वो सारी बातें समझते हैं। तो एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल की बात करते हैं सबसे पहले। प्राचीन काल में क्या होता था कि मिट्टी को, यानी कि मृदा को सिर्फ 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। क्या कहा मैंने? प्राचीन काल में मिट्टी को सिर्फ 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। पहला वर्ग क्या था? पहली मिट्टी क्या थी? उर्वर, और दूसरी थी ऊसर। यानी एक उपजाऊ और एक अनुपजाऊ। जो उपजाऊ मिट्टी थी उसे बोला जाता था उर्वर, और जो अनुपजाऊ भूमि होती थी उसको बोला जाता था ऊसर। यानी प्राचीन काल में सिर्फ मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाहरी लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया। 16वीं शताब्दी में जो है मृदा का वर्गीकरण का आधार क्या था? ये भाई उसका एक तरीके से मिट्टी के रंग के आधार पर, ठीक है, उसके गठन के आधार पर, मिट्टी में नमी की मात्रा कैसी है उसके आधार पर, ठीक है, इन सारी चीज़ों के आधार पर मिट्टी को बांटना स्टार्ट किया गया। उसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद क्या होता है, भारत में बहुत सारे संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो मृदा का एक तरीके से सर्वे करते हैं, साइंटिफिक सर्वे करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं मिट्टी पे। 1956 में भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग था। उसने क्या करा, दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्यापन किए, यानी कि स्टडी किए, रिसर्च करी कि मिट्टी किस तरह की होती है, मिट्टी में क्या तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने करी। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक परिषद थी, उसके अंडर में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने क्या करा कि भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए, यानी उन्होंने भी बहुत सारी स्टडी की। यानी कहने का मतलब है, आज़ादी मिलने के बाद भारत को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मृदा के ऊपर रिसर्च करना, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब देखिए, जो ICAR था, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने जो है मिट्टी का वर्गीकरण करा और किस तरह मिट्टियों को बांटा उसको आप समझते हैं। इन्होंने जो है 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई। एक थी इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स और अन्य। ये 8 तरह की मिट्टियों में इन्होंने जो है 8 तरह की मिट्टियों में जो है मिट्टी का वर्गीकरण करा। ठीक है। तो ये थी बातें समझने वाली। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट फेमस टॉपिक आने वाला है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और समझने में भी आसान रहती है। ठीक है। तो वो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, भारत की मिट्टियों को जिस तरह वर्गीकृत किया जाता है, जलोढ़ मृदाएं जो आपने सुनी है कई बार, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीठ में मृदाएं, वन मृदाएं। इन मिट्टियों को एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही आसान है इनको समझना।
ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए, जलोढ़ मृदा जो होती हैं, जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन बता दी हमें चैप्टर में कि ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो जलोढ़ मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, पहले तो उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कहाँ पे है? भारत का। भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसी को उत्तरी मैदान बोला जाता है। ठीक है, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके आते हैं, बिहार वगैरह के, इसको बोला जाता है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो नदी घाटियाँ हैं, नदी की जो घाटियाँ होती हैं जिसमें बहती हैं नदियाँ, ठीक है, उनके विस्तृत भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है कि ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। यानी भाई देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 40% भाग पर तो ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि ये निक्षेपण मृदाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें सरिताओं, नदियों ने वाहित और निक्षेपित किया है। अब निक्षेपण मृदाएं किनको बोला जाता है, ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा। देखिए, इसको एक जस्ट बहुत ही आसान तरीके से समझो। देखिए, जब नदी निकलती है, जहाँ से भी नदी निकलती है, ठीक है, पहाड़ से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है नदी, तो जब वो वहाँ से निकलती है तो बीच में वो पहाड़ से होकर गुजरती है और उसके बाद वो अपने साथ बहुत सारा एक तरीके से मलबा लेकर आती है। क्या लेकर आती है? मलबा, कूड़ा करकट अपने साथ लेकर आती है बहाकर। ठीक है, छोटे छोटे कंकड़, ये सारी चीज़ें वो लेकर आती है अपने साथ। ठीक है, और जब वो नीचे आती है, मैदान में आती है, तो जो है वो जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। वो बहते नहीं है नदी के साथ, बल्कि वो नीचे बैठ जाते हैं, सिर्फ पानी पानी बहता है। यानी कहने का मतलब है वो जो कण होते हैं वो एक तरीके से निक्षेपित हो जाते हैं, यानी वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और उसी से ये मिट्टी बनती है जलोढ़ मृदा। तो ये निक्षेपण मृदाएं होती है, यानी कि नदियों के द्वारा, सरिताओं के द्वारा, ठीक है, सरिताओं के द्वारा एक तरीके से जो कूड़ा कंकड़ निक्षेपित किया जाता है उसी से ये मिट्टियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इनको निक्षेपण मृदाएं कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये निक्षेपण से बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? राजस्थान में भी पाई जाती है ये। ठीक है, गुजरात के मैदान में भी पाई जाती है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो पूरे पूर्वी तट हैं, जो पूर्वी तट हमारे पास हैं, ठीक है, उनके डेल्टाओं में, उनकी नदियों की घाटियों में ये पाई जाती है, जैसे बताया अभी मैंने। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं मिट्टी की, कि इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। जैसे अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो एक तरीके से बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी होती है, पहली बात तो ये बलुई होती है, यानी थोड़े बलुई यानी बालू जैसी, यानी रेतीली होती है थोड़ी सी। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी चिकनी टाइप की भी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पोटाश एक तत्व होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और फॉस्फोरस की मात्रा लेकिन कम होती है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, जलोढ़ मृदा के भी दो प्रकार होते हैं। एक होती है नई जलोढ़ मृदा और एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसको हम खादर और बांगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, खादर किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं, क्योंकि होती तो दोनों जलोढ़ मृदाएं हैं। क्या फ़र्क होता है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ है। देखिए भाई, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आने से जो वो अपने साथ कूड़ा कंकड़ लेकर आती है, ठीक है, जो भी वो अपने साथ मलबा लेकर आती है, ठीक है, उस एक और जो भी अवसाद लेकर आती है, ठीक है, उसको यानी रोज़ाना वो जो है हर साल लेकर आती है। ठीक है, तो जो उससे जो निक्षेपण होता है वो एक नया जलोढ़ होता है। ठीक है, वो क्या होती है, एक नई मिट्टी होती है, उसी को बोला जाता है खादर। लेकिन जो पुरानी मिट्टी होती है, पांगल जो होता है, वो पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही पुरानी होती है। यानी जब एक तरीके से जो जमाव होता है, यानी कि जो अवसाद का जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है, जब जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है तो उसको बोला जाता है बांगर मृदा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने भाई? अगर जो कूड़ा करकट है, मलबा है, जो अवसाद है, वो बाढ़ के मैदानों में निक्षेपित हो जाए तो उस मिट्टी को क्या बोलेंगे? खादर। ठीक है, बाढ़ के मैदान से दूर अगर निक्षेपित होता है तो उसको बोला जाएगा बांगर। ठीक है, अब और क्वालिटीज़ है, जैसे जो खादर होती है वो थोड़ी पतली होती है,
क्वालिटी अच्छी होती है उस मिट्टी की। इसके अलावा जो बांगर मृदा होती है उसके अंदर कंकड़ पाए जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा का रंग की अगर बात करें, जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, देखिए जलोढ़ मृदाओं का रंग अगर देखा जाए हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसके अलावा है दूसरी मिट्टी हमारे पास है काली मृदाएं। काली मृदाएं क्या होती है, काली मृदाओं की लोकेशन समझते हैं कि कहाँ पाई जाती है काली मृदाएं। काली मृदाएं जो हैं दक्कन के पठार, दक्कन का पठार हमारा है, दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। क्लियर है बात। इन मृदाओं को रेगर या तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके दूसरे नाम है कुछ, इसको रेगर मृदा भी बोला जाता है। इसके अलावा कपास वाली काली मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको कपास वाली काली मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है ये गहरी होती है, मिरणमय होती है, अपारगम्य होती है। अब इसका मतलब क्या है, अब भाई मिरणमय का मतलब क्या है, अपारगम्य का मतलब क्या है। मिरणमय का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही छोटे कणों वाली, बहुत ही छोटे कणों वाली, यानी जिसमें एक तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद पानी निकल ना सके, ठीक है। तो अपारगम्य का मतलब होता है कि जिसमें से कोई बाहर ना निकल सके, जिसमें से कोई बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो जो काली मिट्टी होती है ये क्या होती है, जब ये गीली हो जाए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर ये गीली होती है, इसके अंदर पानी चला जाता है तो फिर वो पानी निकल नहीं पाता बहुत आसानी से, बहुत टाइम के बाद निकलता है, क्योंकि ये मिट्टी अपारगम्य होती है, ठीक है। मिरणमय होती है, इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो मिरणमय का मतलब इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, अपारगम्य का मतलब कि इसके अंदर से कोई भी अगर चीज़ चले जाए तो बहुत आसानी से नहीं निकल सकती, ठीक है, जैसे पानी। क्लियर। इसके अलावा ये मिट्टी जब गीली हो जाती है, ये मिट्टी अगर गीली हो जाए तो फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। चित्र में आपको दिख रहा है ये सिकुड़ी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। अब देखिए रासायनिक दृष्टि से देखा जाए इसमें क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें जो है चूने, लौह, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम, इनके तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इन मृदा का रंग, काली मृदा है तो काला ही होगा, ठीक है। गाढ़ा काला भी हो सकता है, स्लेटी रंग का भी हो सकता है, ठीक है, यानी काले की तरह ही होगा, ठीक है। अगली मिट्टी है लाल और पीली मृदाएं। अब लाल और पीली मृदाएं क्या हैं, देखिए लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर है भाई। जहाँ पे दक्कन का पठार है हमारा, ठीक है, उसका जो पूर्वी और दक्षिणी भाग है वहाँ पे कम वर्षा होती है, आप जानते हैं। तो जो कम वर्षा वाला भाग है, ठीक है, जहाँ पे आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं, तो वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी का जो है विकास हुआ है, ठीक है। विकास कहाँ पे हुआ है, लोकेट कहाँ पे है, ये पता लग गया। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारी पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। इसके अलावा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो है गंगा के मैदान में भी पाई जाती है। अब क्योंकि इस मिट्टी में आयरन पाया जाता है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इस वजह से इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल प्रतीत होता है, ठीक है। और अगर ये जल में भीग जाती है, ये मिट्टी अगर जल में भीग जाती है तो इसका रंग एक तरीके से पीला हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है उपजाऊ मिट्टी भी होती है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है,